नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कि अगले साल भी क्या, अगर हम जनवरी की बात करें और जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर यूएस की प्रेसिडेंसी संभालेंगे तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह के प्लेजेस और जिस तरह की कॉन्वर्सेशन हमने आते हुए देखी है, अगर वो सारा कुछ यहां पर इम्प्लाई किया जाता है तो किस तरह के मूव्स हम यहां पर बाजार में बनता हुआ देखेंगे, उसको थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस सब के लिए जुड़ रहे हैं chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती, कुंवर ग्रुप से हमारे साथ जुड़े हैं रवि देओरा और केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया। आपके समक्ष एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है आज। ऑफ कोर्स आउटलुक क्या है ये काफी इफ्स एंड बट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा सबकी नजरें 20 जनवरी तक टिकी रहेंगी जब ट्रंप यहाँ पर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इन पावर आती है और उसके बाद वो यहाँ पर क्या क्या करते हैं। तो एक केस स्टडी के तौर पर ये शो करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और वो करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और नहीं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सो एज आई सेड, ये आसान नहीं है लेकिन ये जानना ज़रूरी है क्योंकि जनवरी शुरू होते ही, जो कि इसी हफ्ते में हो जाएगा, अगले 20 दिन कैसे करें कारोबार जब तक ट्रंप नहीं आते, इसी पर ये शो है। अजय, आपसे पहले यहाँ पर जानना चाहेंगे, ऑफकोर्स ट्रंप काफ़ी कुछ अपने ट्वीट्स के थ्रू यहाँ पर कहते रहते हैं, चाहे वो टैरिफ्स को लेकर है, टैक्सेस को लेकर है, किस कंट्री के साथ क्या करना चाहिए, ब्रिक्स नेशंस को भी कुछ कहा गया, कनाडा, मेक्सिको, सभी कंट्रीज के लिए उन्होंने एक एक फरमान यहाँ पर अनऑफिशियली ही सही जारी तो किया है। आप उसे कैसे रीड कर रहे हैं, किस तरह का इम्पैक्ट, अगर वो सब कुछ किया जाता है तो कैसा इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल राइटली कहा। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट के लिए जाने जाते हैं और अभी तो हम बोल सकते हैं कि ऑफिस में बैरिंग हुई नहीं हो, उससे पहले ही हमने देखा है कि कोई कंट्री नहीं छूटी है, चाहे हम ईरान की बात कर ले, चाहे रशिया की बात कर ले, चाइना, मैक्सिको, कनाडा। इनफैक्ट बार बार में मीम्स ये बन रहे हैं कि कनाडा के प्रेसिडेंट को गवर्नर के रूप में बताया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक 2 दिन पहले भी अपडेट आया था कि ही इज मोर सीरियस। तो कहने का मतलब है ट्वीट के साथ ही हम अगले 4 साल जिएंगे। लेकिन एक चीज आपको ये हमें समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो भी ट्वीट आ रहा है वो यूएस के लिए सपोर्टिव है। आज आप ये देखिए, अगर हम पनामा कैनल की बात करें तो बोले ये हमको वापस दे दीजिए, अदरवाइज हमारे जो टैरिफ्स है उसको कम कीजिए। या चाइना से बोलते हैं हमारे साथ पॉलिसी जो भी अपनाएंगे उसमें यूएस बेनिफिट फर्स्ट होना चाहिए। इनफैक्ट आज सुबह ही मैं एक ट्वीट देख रहा था जहां पे 1 बिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 बिलियन का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है यूएस में तो आपको जितने भी जो हम पॉलिसीज में रिलैक्सेशन चाहिए वो हम सब कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि डेस्परेटनेस भी है, प्लस जो बिजनेस माइंडेड है वो वहां पे दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बिजनेस पॉलिसी है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट है। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बुलियंस पे भी पड़ेगा, बेस मेटल पे भी पड़ेगा, एनर्जी पे भी पड़ेगा और एग्री पे भी पड़ेगा। तो अगर मैं सबसे पहले बुलियंस की बात करता हूं तो बुलियन जनरली अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट, या तो आप लड़िए या हमें बेनिफिट दीजिए, तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स कंटिन्यू रखेगी अगले 4 साल, जिसकी वजह से सोने में मुझे लगता है कि तेजी कंटिन्यू जारी रहेगी। इसके अलावा भी ठीक है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अभी भी डी डॉलराइजेशन को लेकर या सेंट्रल बैंक जियोपॉलिटिकल टेंशन ये भी साथ साथ में रहेगा। तो आई थिंक सबसे बड़ा बेनिफिशियल मुझे लगता है कि बुलियन रहेगा। लोगों का मानना है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सोनी को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अब तक हमने देखा पिछले 2-3 सालों में जिस ढंग से सेंट्रल बैंक की पॉलिसी या रेट्स के अंदर स्टेबिलिटी थी, इसकी वजह उसके बावजूद सोने में तेजी देखी, लेकिन 2024 में पहली बार हमने रेट कट देखा यूएस की तरफ से, उसका भी बेनिफिट मिला है। तो आगे जाके अगले 2-3 साल मुझे लगता है कि रेट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। हाइक तो नहीं दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी या पॉज दिखाई दे रहा है, बट वो भी सोने को सपोर्ट करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के इनाम में मुझे लगता है बुलियंस सपोर्टिव रहनी चाहिए। आई डोंट इवन नो अजय, आप डी डॉलराइजेशन बोल पाएंगे कि नहीं 20 जनवरी के बाद, क्योंकि ट्रंप तो वो अलाउ भी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने मूव्स आते हुए देखे हैं अजय, एक फॉलोअप क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने डी डॉलराइजेशन का वर्ड यूज़ किए बिना ही बिटकॉइन को एज अ करेंसी रिजर्व यहाँ पर शामिल किया है, जो कि ट्रंप ने भी किया है। तो चाहे रशियन प्रेसिडेंट है या फिर काफ़ी सारी साउथ अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ने यहाँ पर अब इसके ऊपर इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी है। कैसे देखते हैं आप उसे, क्योंकि गोल्ड एक तरफ है एंड देन क्रिप्टो करेंसीज, आपको लगता है वहां पर कुछ इंपॉर्टेंस मिलेगी? देखिए, मेरे को ज्यादा क्रिप्टो की अगर बात करें तो इतना डिटेल ही नहीं की, बिकॉज मुझे ये कहीं पे भी फिक्स नहीं हो रहा कि कोई सेंट्रल बैंक्स कैसे क्रिप्टो को आगे लेंगे। तो जब भी हम करेंसी की बात करते हैं उसमें स्टेबिलिटी की बात करें, और जिस ढंग से पिछले
4-5 सालों में या पिछले 10 साल में हमने बिटकॉइन को देखा है कि 18,000 से 8,000 आ जाता है, फिर वापस 60,000 से 20,000 आ जाता है और अब 1 लाख के ऊपर चले गया, फिर नीचे आ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी जनरली हम देखते हैं कि कोई भी करेंसीज के रूप में या कहीं भी रिजर्व के रूप में नहीं देखा जाता, तो वो एक पार्ट है। लेकिन दूसरा जो टैरिफ वॉर की बात है, आज आप देखिए ब्रिक्स कंट्रीज पे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं हम 100% टैरिफ लगा देंगे, तो कोई सरप्राइज नहीं है, बिकॉज रशिया पे इस वक्त करीबन जहां तक मैंने कैलकुलेट किए थे, करीबन बोलते हैं 35,000 से ज्यादा टैरिफ लगे हुए, सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो अब रशिया पे और क्या नया लगाया जाएगा, बिकॉज 2-3 सालों में जो वर्स्ट होना था वो हो चुका है रशिया के साथ, रशिया ने उसमें सर्वाइव किया है। वहीं चाइना है, चाइना पे भी ऑलरेडी टैरिफ लगाया, तो ब्रिक्स में ये दोनों कंट्री सबसे बड़ी है। इंडिया पे आ जाते हैं, तो अगर यूएस को एशिया पे अपना दबदबा रखना है तो इंडिया पे टैरिफ नहीं लग सकता। और ये हमने 2019 नवंबर में भी देखा था, जब ईरान पे सैंक्शंस लगे थे, इंडिया बोलता है कि मैं जाके ट्रेड करूंगा, और इंडिया पे कोई सैंक्शंस नहीं लगे थे। आज भी हम देखते हैं रशिया से हम अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं विदाउट टेकिंग डॉलर इन हैंड। तो आई थिंक डी डॉलरेशन का थोड़ा बहुत कंसर्न्स रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिव प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं डॉलर के बिना धीरे धीरे हो रहे हैं। बट ये लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस है, आज की आज नहीं होगा। बट क्रिप्टो को लेकर आई थिंक क्लियरिटी नहीं है अभी भी। बट आई थिंक सोना अपना एक मार्केट शेयर अपना रखता है, बिटकॉइन अपना रखता है, तो उसका एक फर्क पड़ेगा। ऑल राइट, वंदना आपसे जानना चाहेंगे फिर क्लियरली जिस तरह के मूव्स यहाँ पर ट्रंप लेके आ सकते हैं, उसका फायदा अजय को लगता है कि पूरे सोना उठाता हुआ नजर आएगा। आप कैसे देखती हैं ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पर, बिकॉज हमने चाइना की तरफ से ऑलरेडी कुछ काम यहाँ पर होता हुआ देखा है इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट। मनीषा, यहाँ पे अजय जी ने बहुत अच्छे से समझाया है और इम्पैक्ट तो यहाँ पे आना है और थोड़ा इम्पैक्ट आ भी चुका है। मुझे लग रहा है कि कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। आयरन ओर ने काफी डाउनसाइड देखा है, स्टील ने काफी डाउनसाइड देखा है, नेचुरल गैस ने काफी डाउनसाइड देखा है। डाउनसाइड रिस्क कम है। अब मैं देख रही हूँ कि आयरन ओर में एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। साथ में मुझे लग रहा है कि स्टील प्राइसेस जो है वो भी यहाँ पे उठ सकते हैं। तो चाइना के स्टिमुलस के साथ काफी पॉजिटिवली कोरिलेटेड ये दोनों ही कमोडिटीज है। तो मेरे ख्याल से बुलियन में तो हमारा एक चंक जो है वो 10 to 15% होना ही चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस साल 24 वाला परफॉर्मेंस रिपीट में भी नहीं करे यहाँ पे बुलियन काउंटर, लेकिन रिएक्शन टाइम जो है वो मुझे सेकेंड हाफ लग रहा है। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ जो है थोड़ा सा डल हो सकता है, सेकेंड हाफ में जाके जो रियल रिएक्शन है गोल्ड और सिल्वर का वो देखने को मिलेगा। मीनवाइल मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी कमोडिटीज में यहाँ पे निवेश करना चाहिए जैसे नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में अगर ईयरली चार्ट देखें तो मुझे लग रहा है कि 450 तक प्राइसेस आ सकता है। ऐसे ही मैं देख रही थी कि आयरन ओर के प्राइसेस भी अब थोड़ी रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, तो चाइना के स्टिमुलस के साथ वहां पे एक रिएक्शन आ सकता है। तो 48,000 तक मुझे लग रहा है कि स्टील प्राइसेस यहाँ पे आएगा। तो मेन जो कोर कमोडिटीज है जिसपे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, बेस मेटल पे आ रहा है, क्रूड ऑयल पे आ रहा है, वो छोड़ के ऐसी कमोडिटीज जैसे कोकोआ ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया था, 150% से ज्यादा रिटर्न था। हमें ऐसी कमोडिटीज चुननी होगी जो यहाँ पे बड़े अच्छे से रिटर्न भी दे और ज्यादा से टैरिफ का इम्पैक्ट उनपे मतलब डायरेक्टली नहीं आए। हालांकि आयरन ओर और स्टील ये सब डायरेक्टली कोरिलेटेड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, और टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कम आना चाहिए और रिटर्न इस बार उनका ज्यादा है क्योंकि डाउनसाइड रिस्क कम है, चाइना का स्टिमुलस है, लो इंटरेस्ट रेट रिजीम में हम 2 साल तक एटलीस्ट यहाँ पे जा रहे हैं, ये सपोर्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स से मुझे लग रहा है कि 109 के बाद एक पॉज जो आना है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है और 5.5 के बाद ट्रेजरी भी यहाँ पे रुक जाएगी। तो इसके बाद मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव जो कमोडिटी का जो टाइमिंग है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो सोना तो टॉप लिस्ट में है ही, लेकिन साथ ही साथ वंदना ने यहाँ पर नेचुरल गैस, आयरन और स्टील को भी जोड़ा है और ऑफ कोर्स कोको यहाँ पर एक बेस्ट परफॉर्मर कमोडिटी रहा है। एक 150% की तेजी हमने और किसी भी एसेट क्लास में फिलहाल आते हुए नहीं देखी। रवि, आप कैसे देखते हैं टैरिफ वॉर्स, चाइना, काफ़ी कुछ रहेगा यहाँ पर देखने के लिए। कई सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि अगर 2024 आपको वॉलेटाइल लगा तो फर्स्ट क्वार्टर 2025 की वेट करिए, ये सारे वॉलेटिलिटी के रिकॉर्ड शायद तोड़ेगा, क्योंकि जब ट्रंप आएंगे वो क्या करेंगे, बाकी कंट्रीज कैसे रिटेलिएट करेंगी और उसका इम्पैक्ट सब एसेट क्लासेस पे कैसा आता हुआ नजर आएगा, वो शायद 2025 का फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी पर्टिकुलर यूएस काफी लाइमलाइट में रहेगा, वो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी हो या ट्रम्प की पॉलिसी हो। आई थिंक मार्केट का जो टोटल फोकस है वो अभी यूएस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। एंड अभी तक चाइना के ऊपर था डेफिनेटली, जो स्टिमुलस मेजर्स ले, स्टिमुलस एक्टिविटीज, $7 to $8 ट्रिलियन का डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट पैकेज, तो अभी तक चाइना ड्रिवन फंडामेंटल चल रहे थे। अभी थोड़ा चाइना से जो फोकस है वो अगले क्वार्टर में अब शिफ्ट होकर होगा ट्रम्प पे।
हालांकि ट्रम्प के पास कोई स्विच नहीं है कि आते ही वो स्विच उन्होंने ऑन कर दी और टैरिफ लग गए। ये पॉलिसीज पे काफी टाइम लगता है, एक क्वार्टर लगेगा, एक के बाद एक कंट्रीज उसके लिस्ट में आएंगे। अभी जो भी हो रहा है, जो भी कमेंट्स है, वो सिर्फ प्राइमा फेसी पे कमेंट है। एंड पर्टिकुलर ट्रम्प है, वो बार्गेन पावर उसका ज्यादा है और वो ऑलवेज बार्गेन करता है। अगर सामने वाली कंट्री उसके बार्गेनिंग में आ गई, मीन्स के लाइक चाइना के ऊपर भी काफी इश्यूज यूएस के चल रहे हैं, तो अगर दूसरे इश्यूज रिजोल्व करने में चाइना अगर सक्सेसफुल होता है तो टैरिफ इतना ज्यादा इम्पेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका बेसिक रीजन है कि चाइना का अगर करेंसी का डिवेल्यूएशन देखे तो विद इन अ क्वार्टर चाइना एक बड़े डिवेल्यूएशन पे जा रहा है। ऑल मेजर बास्केट जो यूएस के साथ ट्रेड रिलेशन वाले बास्केट है, सब ने अपनी करेंसी को वीक किया है। इंडिया में भी देखें तो हमारे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ी, हमारा नेचुरल डेप्रिसिएशन करेंसी में आया है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प के टैरिफ का इतना ज्यादा इम्पैक्ट एज ए इकोनॉमी नहीं होगा, करेंसी भी काफी हद तक हम डिस्काउंट कर लिए। तो आई थिंक अभी जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो पोस्ट पॉलिसी ही होगा। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे वो अपना टर्म रिज्यूम करेंगे, जैसे पॉलिसीज बनाएंगे, जैसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम होगा, एटलीस्ट एक क्वार्टर का होगा। हालांकि कमोडिटी पर्सपेक्टिव से अजय जी ने जैसे बताया, आई थिंक डेफिनेटली गोल्ड के लिए पॉजिटिव नेचुरल गैस, क्योंकि ट्रम्प की जो सारी पॉलिसीज है वो आई थिंक क्लीन एनर्जी को इतना बढ़ावा नहीं देती, तो क्रूड एंड गैस बेस्ड इकोनॉमी पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, तो आई थिंक उसका भी कंजम्पशन बढ़ेगा। नेगेटिव थोड़ा मुझे लग रहा है कि क्रूड के लिए होगा। इंडिया के लिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अच्छे न्यूज है। क्यों होगा? क्योंकि अभी तक का अगर आप यूएस का हिस्टोरिकल डेटा क्रूड प्रोडक्शन का डाले तो आज सबसे ज्यादा जो उसका क्रूड प्रोडक्शन था वो एक बार नंबर 1 बन चुका था, वो था 2017, वो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में ही हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प जैसे आएंगे रैंप अप प्रोडक्शन होगा। और ट्रम्प का पहले से मींस के जब से उन्होंने प्रेसिडेंसी रिज्यूम की थी तो अलास्का एंड अदर जो जगह के लिए उन्होंने बिल साइन किया था क्रूड के प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए, वो लास्ट में बाइडेन गवर्नमेंट ने उसको रिवर्स कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये जो रिवर्स हुआ था वो बिल फिर से इम्प्लीमेंट होगा, फिर से कंपनियों को जगह मिलेगी, एग्रीलाइंस मिलेगी, जिसपे वो वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट करे। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड के लिए नेगेटिव है, गोल्ड के लिए पॉजिटिव, नेचुरल गैस डेफिनेटली पॉजिटिव है। एंड आई थिंक मेटल्स मुझे लग रहा है कि ये मंथ में अपने जो साल के बॉटम है वो बना देगी। जनवरी ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है कि मेटल्स में जैसे ल्यूनर के बाद चाइना ओपन होगा, एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद आपको सेकंड क्वार्टर से करनी चाहिए। ओके तो कच्चा तेल नीचे रहेगा, लेकिन नेचुरल गैस एनर्जी पैक में थोड़ी सी तेजी दिखा सकता है। सोना ऑफ कोर्स हमारी टॉप पिक यहाँ पर लगातार है, क्योंकि अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा होने की उम्मीद है। साथ ही साथ मेटल्स दूसरे क्वार्टर से यहाँ पर बढ़ सकते हैं। विकास, आप कैसे देखते हैं और आप किसके साथ यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं लगता कि बाकी कंट्रीज़ यहाँ पर चुपचाप बैठेंगे, क्योंकि चाइना की तरफ से हमने ऑलरेडी स्टेप्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। 3 ट्रिलियन युआन की उन्होंने बात की है, ट्रेजरी बॉन्ड्स की यहाँ पर बात की गई है, और ऑफकोर्स उसके साथ साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी कुछ किए जाने की उम्मीद है। तो आपको भी लगता है कि मेटल्स यहां पर तेजी दिखा सकते हैं, और क्या आप भी अगले साल को 2 भागों में बांटना चाहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते हैं, एंड खास करके ट्विटर पे। तो उनके लिए ये जो चीजें होती है बार्गेन पावर के लिए होती है कि वो अपने ट्विटर से, सैंक्शन से, टैरिफ से सामने बार्गेन कर पाए। तो ऐसा हर बार नहीं चलता। देखिए उनके लिए भी दबाव रहेगा फर्स्ट क्वार्टर पे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एंड एवरीथिंग। तो मेरे को लगता है कि चाइना की तरफ से रिटेलिएशन है और बाकी कंट्रीज की तरफ से भी रहेगा, तो थोड़ा सा टफ रहेगा। हाँ, बट मार्केट वॉलेटिलिटी रहेगी। एंड जैसे कि चाइना की तरफ से जो न्यूज आ रहे हैं, लूनर के बाद में जो चाइना का ओपनिंग अप होगा, मेरे को लगता है कि बेस मेटल बॉटम बन चुका है और एनर्जी सेक्टर में काफी उतार चढ़ाव रहेगा, बट पॉजिटिव रहेगा, खास करके नेचुरल गैस। बट बेस मेटल पे एक तेजी का अनुमान लग रहा है। ये देख के लग रहा है कि बेस मेटल और रियलिटी सेक्टर जो होगा वो आने वाले पार्ट में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। एंड फर्स्ट क्वार्टर गोल्ड एंड सिल्वर के लिए वॉलेटाइल के साथ थोड़ा सा बेरी संकेत रहेगा। बट लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद में जैसे जैसे पॉलिसीज ट्रम्प साहब की तरफ से क्लियर होंगे, उनके स्टेटमेंट्स क्लियर होंगे, एंड जैसे जैसे ये चीजें एक धरातल पे होते चली जाएगी, उसके बाद सेकंड हाफ से कमोडिटी में भी थोड़ा सा सर्ज देखने मिलेगा। बट मेरे को ये नहीं लगता कि 2024 रिपीट होगा परसेंटेज वाइज या परफॉर्मेंस वाइज। बट कहीं ना कहीं एक रेंज पे रहेगा गोल्ड, 10,000 पॉइंट के रेंज पे 70,000 से 80,000 के बीच में गोल्ड रहना चाहिए। और चांदी भी कहीं 78,000 से लेके 1,10,000 के रेंज पे चांदी में रहना चाहिए। जी मैम।
यानी कि बड़े वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट हाफ में अनसर्टनिटी है तो सोना चांदी बेहतर कर सकते हैं। सेकंड हाफ में ऑफ कोर्स हम यहाँ पर बाकी कमोडिटीज़ को भी बेहतर करता हुआ देखेंगे एज एंड व्हेन पॉलिसीज़ यहाँ पर सेटल होती हैं। वेल, अभी तो हमने ये बात की कि अगर ट्रंप वो सारे ट्रेड पॉलिसीज़ और टैरिफ्स की बात कर रहे हैं वो लेकर आते हैं तो ये सब होगा। लेकिन जैसे अभी विकास ने कहा कि हो सकता है ये बार्गेनिंग पावर और शायद ये सब कुछ ना भी किया जाए। अगर ये नहीं किया जाता तो बाजार क्या फैक्टर इन कर चुका है और फिर कैसे रिएक्ट करेगा, ये डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेल, आपका स्वागत है और हम ये बात कर रहे हैं कि नए यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर किस तरह के टैरिफ्स और टैक्सेस ला पाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी सारा कुछ यहाँ पर ट्वीट किया है, बातचीत भी है, लोगों ने इस पर रिएक्ट भी किया है, कंट्रीज़ ने भी इस पर रिएक्ट किया है। लेकिन अगर इसी पेस और इसी स्पीड और इस मोमेंटम से ये सारे चेंजेस वो नहीं लेकर आते तो फिर क्या बाजार यहाँ पर ओवर डिस्काउंट कर चुका है ये सारी स्टेटमेंट्स, और क्या हम फिर बाजार को ईज ऑफ होता हुआ देखेंगे? वंदना, आपकी क्या सेंस है? अगर ये दूसरा केस स्टडी है, अगर ये सब नहीं होता, अगर ऑलरेडी कंट्रीज आर इन लाइन, बिकॉज हमने चाइना को ऑलरेडी रिएक्ट करता हुआ देखा है, हमने कनेडियन प्रेसिडेंट को ऑलरेडी वहाँ जाकर बात करते हुए देखा है, तो वो सारी कॉन्वर्सेशन आई एम अज्यूमिंग कि ऑलरेडी जारी हैं। कैसे देखेंगे फिर आप इन दैट सेंस कमोडिटीज एज एन एसेट क्लास को रिएक्ट करते हुए? जी मनीषा, ये काफी क्रूशियल रहेगा अगर यहाँ पे ट्रेड टसल नहीं होता है और जिस तरीके से चाइनीज स्टिमुलस की बात हो रही, इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस यहाँ पे आ रहा है और कमोडिटी में चाइना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यूएस साथ में काफी ज्यादा, क्योंकि इनके ट्रेड इक्वेशंस गड़बड़ हुए थे तब जाके 2019 में हम लोगों ने इतनी ज्यादा मूव्स आते हुए यहाँ पे देखी थी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ काउंटर है जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेंगे अगर ये ट्रेड टसल नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गोल्ड जो है वो फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे थोड़ा सा शांत यहाँ पे ट्रेड कर सकता, हो सकता है कि एक बार हम 74,000 वाला लेवल भी यहाँ पे आता हुआ देखे और इंटरनेशनल मार्केट में $25-50 तक का रेंज आता हुआ देखे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्शन जो है वो बेस मेटल काउंटर और क्रूड में यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि क्रूड में अगर हम नियरली चार्ट को भी देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि $64-62 से नीचे ये कमोडिटी सस्टेन करेगी। यहाँ पे ओपेक नॉन ओपेक यहाँ पे साथ में तो नहीं आते हैं वो कभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरीके का इक्वेशन बनेगा कि वहां से क्रूड नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये चीजें स्मूथली चलती हैं तो सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे क्रूड को होगा, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने नवंबर का डेटा देखा है कि चाइना ने यहाँ पे क्रूड इंपोर्ट को ज्यादा किया है और साथ में उन्होंने कॉपर इंपोर्ट को भी यहाँ पे ज्यादा करा है। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन आने शुरू हो गया है। पहला ग्रीन शूट हमें मिला है नवंबर में, जब रियलिटी इंडेक्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी यहाँ पे चाइना में, लेकिन एक स्टडी बताता है कि 2 साल लगेगा इस पूरे मेहम से निकलने में। तो मेरे ख्याल से रिएक्शन सबसे पहले बेस मेटल में आना चाहिए, एनर्जी काउंटर में आना चाहिए। नेचुरल गैस को हमेशा ध्यान में रखना होगा क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसीज पे उससे सबसे कम इम्पैक्ट आता है और मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। $4.5 को यहाँ पे एक ध्यान में रख के चलना होगा। और क्रूड में मुझे लगता है कि वी कैन सी $75-76 काइंड ऑफ रेंज इन द मंथ ऑफ जनवरी, अगर ये ऐसा होता रहा तो। ऑल राइट, यानी कि अच्छे खासे वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर लगातार बनते हुए नजर आएंगे। अजय, आप कैसे देखते हैं इन केस जिस तरह से बाजार को डर लग रहा है उस तरह की हमने स्ट्रॉन्ग एग्रेसिवनेस आते हुए नहीं देखी, तो फिर कैसे देखेंगे आप कमोडिटीज? देखिए, आई थिंक जैसे मैंने अभी बताया ब्रिक्स के ऊपर 100% टैरिफ लगाना, तो ब्रिक्स ऑलरेडी इस चीज को इंसुलेट करके रखी हुई है जैसे हमने डिस्कस किया। सिमिलरली हम बाकी कंट्रीज भी, चाइना है, चाइना डिवैल्यूएशन बोल लीजिए या रेट कट्स बोल लीजिए ऑलरेडी लेके चल रहा है। बट फिर भी दो चार ऐसे सेक्टर्स है या कमोडिटीज जिन पे नजर रखिए। सबसे पहले हम देखिए सेल की जो ड्रिलिंग इन्वेस्टमेंट्स है, डोनाल्ड ट्रम्प ने कॉर्पोरेट टैक्स कट के लिए बोला, तो बाहर का छोड़कर अगर डोमेस्टिक की बात करें तो ये चीज तो क्लियर है, यूएस में जो सेल प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होंगे और पॉजिटिव होंगे। इसका इम्पैक्ट देखिए, हम अभी नॉन एग्री पे, बट एग्री के अंदर गवार जरूर याद आ जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं सेल ड्रिलिंग इन्वेस्टमेंट्स अगर बढ़ते हैं तो उधर एक बेनिफिट मिलेगा। हाँ, जैसे वंदना जी ने भी कहा है कि कच्चा तेल का आउटलुक एज ऑफ नाउ तो वीक दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हम देख रहे हैं ओपेक प्लस अपने प्रोडक्शन बढ़ानी चालू कर देंगे, यूएस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, स्लो डाउन एज ऑफ नाउ दिख रहा है। बट मैं भी मानता हूं कि अगर ब्रांड की बात करें तो 62-64 के नीचे सस्टेन नहीं करेंगे। इसके अलावा मुझे इंपॉर्टेंट जो दिखाई दे रहा है स्टील प्रोडक्शन रिकवरी। डोनाल्ड ट्रंप अपने रियल स्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए जाने जाते हैं और हम देख रहे हैं चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, सभी कोशिश कर रहे हैं कि रियल स्टेट की साइकिल कंटिन्यू चले, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग कंटिन्यू चले,
हैं, ये कहीं ना कहीं बेस मेटल पे खास करके हम स्टील, आयरन और इनके प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एग्री कमोडिटी पे नजर रखिए, बिकॉज वेदर का इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा, बट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से डॉलर में जो तेजी बनी हुई रहेगी, तो जनरली हम देखते हैं कमोडिटी पे थोड़ा प्रेशर बना हुआ रहता है। तो एग्री के अंदर ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी रैली कोको में देखी है, वहां पे कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन जियोपॉलिटिकल की वजह से मुझे लगता है जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं हमेशा इंपैक्टेड रहेगा। तो कुल मिला के सोना चांदी अपनी जगह पे ट्रेड पॉजिटिव करेगा। बेस मेटल के अंदर थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चिंता जरूर बनी हुई, बट ऑलरेडी इंसुलेट हो चुके हैं। कच्चे तेल में हम थोड़ा सा दबाव देखेंगे, बट एग्री कमोडिटी के अंदर मिला जुला ट्रेड रहेगा, बट पॉजिटिव व्यू वेदर की वजह से बनता हुआ दिखाई देगा, टैरिफ की वजह से बनता हुआ दिखाई देगा। ऑल राइट, फेयर पॉइंट दैट। रवि, आप कैसे देखते हैं मार्केट्स को? और ऑफ कोर्स ये तो हम ओवरऑल थोड़ा सा लॉन्गर टर्म देख रहे हैं जहां पर बहुत अनसर्टनिटी है, लेकिन अगर किसी को कारोबार करना हो 20 जनवरी तक, तब तक हमें नहीं पता क्या होने वाला है, तो वो क्या करें? केस स्टडी आपने चेंज कर दी। मैंने पूरी बात सोच रखी थी कि अगर नहीं आए तो क्या होगा। यस, डेफिनेटली अभी सिचुएशन एंड सिनेरियो है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट कोशियस है, बट मुझे लग रहा है कि मेटल्स में मार्केट ने काफी हद तक, काफी पेस तक ये जो स्टोरी है वो डिस्काउंट कर ली है। और मींस जैसे ट्रम्प प्रेसिडेंसी रिज्यूम करेंगे, ये पूरा डेट वाइज, शेड्यूल वाइज सबको पता है कि 20 तारीख को आएंगे, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो पॉलिसी में डिले करेगा। मीन्स कि इतना, क्योंकि आप इमिग्रेशन में देखें उन्होंने यू टर्न ले लिया। पहले इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने की बात चल रही थी, अभी वो जो वहां के बिजनेसमैन है उसके कमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि इमिग्रेंट्स इसलिए यूएस का ग्रोथ है। तो डेफिनेटली वो यूएस के लिए जो पॉजिटिव है, जैसे केडिया जी आगे बात कर रहे थे, यूएस के लिए जो भी पॉजिटिव है वो करेंगे, और यूएस के लिए भी पॉजिटिव होगा तो थोड़ा चाइना से डिमांड का शिफ्टिंग यूएस होगा, ऐसा नहीं कि डिमांड बंद हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स में एल्यूमिनियम एंड जिंक, रियल एस्टेट की वजह से मैं जिंक को प्रेफर कर रहा हूँ। एंड ऑल और टैरिफ वॉर जो है अगर इंटेंसिफाई होता है तो एल्यूमिनियम एक नेगेटिव कमोडिटी थी, अगर नहीं हुआ तो ये कमोडिटी अच्छी परफॉर्म कर सकती है। और अगर ये डिले भी हुआ, थोड़ा 1-2 महीना डिले भी हुआ, तो भी मुझे लग रहा है कि ये दो कमोडिटी है जो आगे आउट परफॉर्म कर सकती है। और 20 तारीख तक की फील ट्रेड लेना है मेरे हिसाब से। ये जैसे ही मार्केट ओपन होगा, जैसे ही मींस के एफआईएस, एफडीआईज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो रिज्यूम होगा, उसके इमीडिएट बाद आपको गोल्ड एंड ये एल्यूमिनियम, इसमें एक अच्छा ट्रेड पॉजिटिव साइड आता हुआ दिख सकता है। तो दोनों को एटलीस्ट 20 तारीख तक बाय करके चल सकते हैं। गोल्ड में अपर साइड मुझे लग रहा है 77,800 एंड एल्यूमिनियम में 258 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, विकास, आप क्या चूज करेंगे 20 जनवरी तक? और अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए थोड़ा उसके लिए लंबे के हिसाब से, तो उनके लिए क्या राय है? ये 20 जनवरी की अगर बात करूँ तो फिर मेरे लिए बेस मेटल्स में मेरे को लगता है कि एल्यूमिनियम की तरफ जाना चाहिए। एल्यूमिनियम, मेरे को यहाँ पे लगता है कि एल्यूमिनियम और जिंक में एक तेजी मिल सकती है 5 से 10% के लिए। तो थोड़ा सा भी कोई यहाँ से करंट लेवल से थोड़ा सा भी डीप अगर एल्यूमिनियम और इसमें करंट प्राइस से 2-4 रुपए का डीप आता है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाए एल्यूमिनियम और जिंक पे 5 से 10% का एक उछाल 20 जनवरी तक देखने मिलेगा। बट स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने होंगे, क्योंकि स्टॉप लॉसेस अगर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी हाई रह सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में 234-35 एक स्टॉप लॉस के तौर पे उभर सकता है, और जिंक में 277 का तो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो खरीदारी यहाँ पर बनती है कुछ एक कमोडिटीज़ में। सोना आपका टू गो यहाँ पर रह सकता है, और जहाँ तक एल्यूमिनियम और जिंक की बात है, यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं। सोने में भी काफ़ी हद तक यही हाल है। कच्चे तेल में बहुत ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स जो सप्लायर्स हैं जैसे कि ओपेक या नॉन ओपेक, वो भी यहाँ पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। एक फाइनल सवाल आप सबके पास आऊँगी और आपसे डॉलर इंडेक्स और रुपये पे एक सेंस लेना चाहूँगी आने वाले 1 महीने के लिए। अजय, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि डॉलर इंडेक्स में वैसे भी टेक्निकली बाउंस है। अगस्त से हमने देखा कि अच्छी खासी रिकवरी हुई है, 108 के करीब ट्रेड कर रहा है, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मे भी पॉसिबल है 110, 112 तक का लेवल हम बैठ सकते हैं। वहीं अगर हम रुपये की अगर बात करें तो रुपये में डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले अगर हम देखें तो काफी स्टेबल है, बट जिस ढंग से ऑल टाइम लो अचीव हुआ है, मुझे लगता है 2025 के अंदर थोड़े से कंसर्न से इंडियन मार्केट के लिए भी है, जहां पे ऑलरेडी हमने एसबीआई की जो रिपोर्ट देखी 7 से 8% का डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक के रुपए के अंदर थोड़ी बहुत और गिरावट हम 2025 में देख पाएंगे, जहां पे 87 तक के भी लेवल देख पाएंगे। उसका एक इम्पैक्ट डॉलर का भी पड़ रहा है, बट कहीं ना कहीं 87 तक का लेवल हम रुपये में और डॉलर इंडेक्स में 110, 112 के जोन में जाते हुए देखेंगे। रवि, आपके क्या लेवल्स हैं? डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में मुझे स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स क्योंकि मींस के दोनों साइड अगर टैरिफ लगे ना लगे, यूएस के लिए तो डेफिनेटली सब चीजें पॉजिटिव है,
एनडीए प्रेसिडेंसी रिज्यूम होगी उसके बाद मुझे लग रहा है कि यूएस के ग्रोथ फैक्टर काफी अच्छी तरह वहां पे वापस लौटेंगे। साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो इस हिसाब से फेड को रेट कट करना भी थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, तो ट्रेजरी यील्ड बढ़ेगी, इसका भी प्रभाव है वो डॉलर इंडेक्स को अपसाइड मुझे लग रहा है कि 111.50 तक वहां पे खींच सकता है। आई थिंक वहां पे आपको नजर रखने हैं। ऑल ओवर इंडिया में लग रहा है कि काफी हद तक हमने ये महीने में डेप्रिसिएशन ले लिया, फिर भी मुझे 8650 तक के लेवल डेप्रिसिएशन पार्ट में लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 8650 से 87 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, बट फर्स्ट हाफ में जो भी टॉप है वो बन जाएगा डॉलर इंडेक्स में। सेकंड हाफ से फिर से मुझे लग रहा है कि डेप्रिसिएशन मोड में होगा क्योंकि डिस्काउंट हो चुका होगा, बट इमीडिएट टर्म्स में मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स पे स्ट्रेंथ के लिए कारोबार होगा। ऑल राइट, तो कुछ और डेप्रिसिएशन यहाँ पर रुपए में देखना चाहिए। और जैसे हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने कहा कि आपको अगला साल फूक फूक के देखना होगा, क्वार्टर टू क्वार्टर, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, लेकिन इसके बीच में भी किस तरह की स्ट्रैटेजीज ढूंढी जानी चाहिए या आपको मिल सकती हैं, वो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताई भी हैं। वेल, इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास आज समय इतना ही है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।